आप सभी का एडू हब पीएससी में स्वागत है। हम इस चैनल के माध्यम से मूल रूप से कमीशन के लिए बनाए हैं, जिसके तहत यूपीएससी बीपीएससी से संबंधित जो भी कंटेंट है इस पर अपलोड किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ वर्ल्ड अफेयर्स, जो वर्ल्ड में विभिन्न घटनाएं घटित होती है, उसको एक भाग के रूप में हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। इसमें जैसे वर्तमान समय में तालिबान अफ़गानिस्तान में जो आया, और यह न केवल यूपीएससी और बीपीएससी या कमीशन के स्टूडेंटों के लिए ज़रूरी है, बल्कि एक शिक्षित होने के नाते भी इनके बारे में जानना ज़रूरी है। और पूरे विश्व आज इसी की ओर देख रहा है। तालिबान अफ़गानिस्तान में कब्जे कर चुका है, जैसा कि राजधानी काबुल पे अपना अधिकार कर लिया है, और अमेरिकी सेना भी वापस जा रहा है। और तालिबान जो है कई सारे जो शहर है उसको पहले ही कब्जे कर चुके थे, और अपनी प्रवृत्ति के लिए वो पहले भी परिचित है विश्व से। जब अमेरिका से पहले उनका अधिकार था अफ़गानिस्तान पे, और वो मूल रूप से शरीयत कानून को लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और इन सब को जानने से पहले सबसे ज़रूरी ये हो जाता है कि आखिर अफ़गानिस्तान में इस तरह के संकट कैसे आए उभर कर, और जो आधुनिक विश्व का सबसे महत्वपूर्ण शासन प्रणाली माना जाता है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को, वो अफ़गानिस्तान में अपना जड़ उतनी मजबूती से जमा नहीं पाया। इस सब के पीछे क्या कारण था, साथ ही जो विश्व समुदाय है उनका क्या योगदान रहा है इसमें, और जो वर्तमान समय में ये अफ़गानिस्तान में जो ये परिस्थितियाँ बनी है वो आगे क्या कर सकती, आगे इसके लिए किस तरह के सिचुएशन मिल सकते हैं, इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे हम। सबसे पहले क्वेश्चन यह उभर कर आता है कि ये तालिबान का गठन क्यों हुआ, इनका उद्देश्य क्या है, इनके गठन में कौन से सहयोगात्मक तत्व है, और सबसे बड़ी बात यह कि वर्तमान समय में अभी भी अमेरिका जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। हालांकि चाइना इसको काउंटर कर रहा है, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से नहीं सिद्ध हो पाया है। अमेरिकी सेना को पराजित कर देना, ये एक बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि तालिबान इतनी शक्तिशाली कैसे हो गया, तो कौन सी ऐसी परिस्थिति है। और इससे पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि रूस जो है उनको भी पराजित का मुंह देखना पड़ा था ये अफ़गानिस्तान में, और ब्रिटेन इससे पहले पराजित हो चुके थे और छोड़ चुके थे अफ़गानिस्तान। तो इस संदर्भ में उसको अफ़गानिस्तान को साम्राज्यों का कब्र भी कहा जाता है। ये इनके पीछे इतिहासकारों का मानना है कि जो अफ़गानिस्तान जो साम्राज्यों का कर्ब है उनके कई सारे इशूज हैं। पहला कारण ये है कि इनकी भौगोलिक बनावट, जैसे कि अभी तालिबान भी, इनकी भौगोलिक बनावट इस तरह से है कि ये एक डायरेक्ट युद्ध की रूपरेखा नहीं तैयार कर पाता है। जो सीधी युद्ध हुआ और मतलब उसमें जो भी पार्टी पक्ष पराजित हुआ, उसको पूरी तरह से पराजित किया जा सके। ये भौगोलिक परिस्थितियाँ यहाँ ऐसी है कि ये हिंदू कुश के, मतलब अफ़गानिस्तान हिंदू कुश के छोर पे है स्थित है, और जिसके चलते यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे पहाड़ मिलते हैं। जो डायरेक्ट युद्ध न करके एक तरह से जिस नीति का उपयोग मराठा का भी अपनाते थे और इससे पहले भी अपनाया करते थे, कई सारे जो योद्धा होते थे
उसी का उपयोग करके तालिबान मतलब इस तरह का युद्ध करते हैं जिससे उन्हें पराजित नहीं किया जा सका। दूसरी बात यह है कि आज के युद्ध और पहले के युद्ध में काफ़ी अंतर आ चुका है। पहले ये होता था कि जिस क्षेत्र में युद्ध होता था उस सभी को बंदी बना लिया जाता था, तो किसी क्षेत्र को जीतना आसानी हो जाता था। लेकिन वर्तमान समय में चाहे कितनी भी शक्तिशाली देश क्यों ना हो, जो मानव अधिकार है उसको पूरी तरह से हनन नहीं कर सकता है। और ठीक यही कारण बनता है तालिबान को लेकर के। तालिबान जो है अफ़गानिस्तान के लोगों के बीच छिप जाते हैं, जिसके चलते अमेरिका या कोई भी शक्तिशाली देश जो है उस पे उस तरह का प्रहार नहीं कर पाता है। और यदि प्रहार करे तो वहाँ के बड़े पैमाने पे सिविलियनों की मौत होगी। और ये एक तरह से मतलब काफ़ी दुख भरा घटना होगा। तो ये दूसरा कारण था जिसके चलते तालिबान जो है वो मतलब नहीं हार पा रहे हैं, पराजित करने में सफलता हासिल की अमेरिका को। तीसरी अगर कारण की बात किया जाए तो जो वर्ल्ड लीडर है, वर्ल्ड समुदाय है, उसकी निहित स्वार्थ भी महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेषज्ञों को द्वारा बताया जा रहा है कि जो अमेरिका है उन्होंने रूस को जिस तरह से पराजित करने के लिए तकनीक का उपयोग किया, ठीक उसी तरह जो है चाइना, रसिया, ये लोग भी कभी भी खुल करके सपोर्ट नहीं किया अमेरिका को और ना ही तालिबान के विरुद्ध खड़ा हुआ, क्योंकि उनका इसमें निहित स्वार्थ है कि अमेरिका ये नहीं अपने आप को दिखा पावे कि हम मतलब पूरी विश्व में सबसे शक्तिशाली होकर तालिबान को पराजित कर दिए, या अफ़गानिस्तान वैसे स्थान पे हम युद्ध जीत गए जो साम्राज्यों का कब्र कहा जाता है। चौथा कारण ये है कि पाकिस्तान का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है कि पाकिस्तान जो है वो खुले तौर पे तो विश्व समुदाय के सामने कभी भी ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि उन्हें तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि तालिबान को सपोर्ट पूरी तरह से पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है और पाकिस्तान की ओर से सपोर्ट के कारण वो शक्तिशाली बने हुए हैं, उन्हें किसी तरह के हथियार की कमी या उस तरह की समस्या को नहीं झेलना पड़ रहा है और वो युद्ध लड़ते आ रहे हैं। ये 4-5 कारण जो है महत्वपूर्ण माना जाता है तालिबान की विजय की। लेकिन इस सब से पहले हमें यही जानना चाहिए कि आखिर ये तालिबान आया कहाँ से, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले 1979 के क्रांति के पास जाना पड़ेगा, जब ईरान में क्रांतियाँ हुई थी। ईरान में क्रांति के बाद जो सत्ता परिवर्तन हुआ तो उससे अफ़गानिस्तान भयभीत हुआ। अफ़गानिस्तान को भयभीत होने का कारण था कि वहाँ कम्युनिस्ट विचारधाराएँ थी कायम और उनको डर हुआ कि जिस तरह से इस्लामिक कट्टरवाद ईरान में सत्ता को परिवर्तित करने में सफलता हासिल किया, यदि वह भी अफ़गानिस्तान भी उसी मार्ग पे चलते रहे तो हो सकता है वहाँ भी इस्लामिक कट्टरतावाद देखने को मिले। फलस्वरूप वह कम्युनिस्ट से इतर अपनी इस्लामिक विचारधारा की ओर बढ़ने लगा। यह देखकर 1979 के बाद जो है रसिया और अमेरिका उस समय में शीत युद्ध में उलझा हुआ था। और ये शीत युद्ध हम लोग जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार 1939-1945 ईस्वी में जब ख़त्म हुआ, 1939-1945 ईस्वी तक चला और 1945 में समाप्त हुआ। तो उसके बाद वर्ल्ड में इंग्लैंड को काफ़ी क्षति उठाना पड़ा और उसके स्थान पर जो है अमेरिका एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा। और इन शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरने के कारण अब पूरे वर्ल्ड में दो ही छोर थे, एक अमेरिका का और दूसरा रसिया का। और ये दोनों अपने विस्तारवाद को मतलब विचारधारा को, अपने भौगोलिक परिस्थिति को विस्तार रूप दे रहा था।
अमेरिका एक और पूंजीवाद का समर्थन कर रहा था, तो दूसरी ओर रसिया साम्यवाद को समर्थन, समाजवाद को समर्थन, कम्युनिस्ट विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। तो उनका स्वप्न था कि अफ़गानिस्तान में भी उनका अधिकार हो जाए और अफ़गानिस्तान में उनके विचारधाराओं को आगे बढ़े। लेकिन 1979 का जो क्रांति हुई, उससे अफ़गानिस्तान की विचारधारा में परिवर्तन आने लगा था। फलतः रसिया अफ़गानिस्तान पे अटैक कर देता है और उस पे अपना अधिकार कर लेता है। जब अफ़गानिस्तान पे रसिया का अधिकार हो जाता है, उनके विचारधारा को प्रसार होने लगता है, तो ये चीज़ कभी भी अमेरिका भूलने वाला नहीं था और अमेरिका भूलता भी नहीं है, क्योंकि वो चाह रहा था किस तरह से रसिया को रोके। और इसके लिए यहाँ से जो है तालिबान का बीज कह सकते हैं कि बोना स्टार्ट हो गया। अब अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से नहीं होकर के और प्रत्यक्ष रूप से मुजाहिदीन को समर्थन करना प्रारंभ किया और मुजाहिदीन को समर्थन करने के लिए वे बड़े पैमाने पर हथियार, गोले और एक युद्ध लड़ने के लिए जितनी सामग्री होती है उपलब्ध करवाना प्रारंभ कर दिया। उस समय मुजाहिदीन का एक प्रमुख लीडर जो थे ओसामा बिन लादेन, उनको ये भार सौंपा गया और ये भार सौंपा गया ताकि उनके मदद से रूस को हराया जा सके अफ़गानिस्तान में और अफ़गानिस्तान को छोड़ करके रूस चले जाए। ओसामा बिन लादेन के बारे में यदि बात करें हम, तो इनका ये जो नागरिक थे वो सऊदी अरब के नागरिक थे और सऊदी अरब में इनके बहुत बड़ी कंपनी थी और उस कंपनी के ज़रिए अब ये ओसामा बिन लादेन मुजाहिदीन को समर्थन करना स्टार्ट कर दिया और मुजाहिदीन दिन रात युद्ध में लगे रहे और इस तरह से अंतोगत्वा रसिया को पराजित होना पड़ा। रसिया को पराजित होने के बाद रसिया 1991 ईस्वी में यहाँ से चले जाते हैं अफ़गानिस्तान को छोड़ करके। अब समस्या था कि जिन मुजाहिदीन को बढ़ावा दिया उनको किस तरह से समेटे और किस तरह से उनको समाप्त किया जाए, क्योंकि जो मुजाहिदीन को जिस उद्देश्य से बनाया गया था उस उद्देश्य को पूरा कर चुका, वो उद्देश्य पूरा हो चुका था। फलतः ओसामा बिन लादेन को पुनः भेज दिया गया सऊदी अरब और ओसामा बिन लादेन भी चले गए। लेकिन उस समय जो मुजाहिदीन था उसमें से एक तालिबान के रूप में गुट उभर के निकला मुजाहिदीन से ही। ये घटना 1994 की माना जाता है और तालिबान का जो उसमें से जो मुजाहिदीन का ही एक अंग तालिबान के रूप में उभर कर सामने आया और उस तालिबान की स्थापना करने वाले का नाम मुल्ला मोहम्मद उमर बताया जाता है। मुल्ला मोहम्मद उमर अब मुजाहिदीन के जो कुछ समर्थक थे, लड़ाकू थे, उनको लेकर के और खुद सेना तैयार करके अफ़गानिस्तान में अपना अधिकार फैलाते चला गया। उधर ओसामा बिन लादेन सऊदी अरब चले गए। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि अब तालिबान को पाकिस्तान समर्थन देना प्रारंभ कर दिया और इसके निहितार्थ क्या थे कि पाकिस्तान चाह रहा था कि ये तालिबान का अफ़गानिस्तान पर अधिकार हो जाए, जिससे उनकी व्यापार और उनकी वर्चस्वता जो है इसके थ्रू अफ़गानिस्तान के थ्रू मध्य एशिया में कायम हो जाए। अमेरिका इधर पूरी तरह से अपने लक्ष्य को तो पा चुका था, जिसके चलते इधर से पूरी तरह से अपने ध्यान को लगभग में हटा लिए और उसी समय कुवैत वार स्टार्ट हो जाता है। कुवैत वार में जब अमेरिका कुवैत को पराजित करने के लिए आगे बढ़ा तो ओसामा बिन लादेन उसी समय उसके विरोधी के रूप में सामने आए और जिहाद का नारा प्रथम बार वहाँ दिए अमेरिका के विरुद्ध। लेकिन अमेरिका जो ताकतवर था और सऊदी अरब उसके समर्थक थे और जिसके चलते सऊदी अरब पे दबाव बनाया गया ताकि
ओसामा बिन लादेन को वहाँ से भगाया जाए, उस पर पाबंदी लगाया जा सके। और ऐसा ही सऊदी अरब ने किया। ओसामा बिन लादेन पे पूरी तरह से पाबंदी लगा दिया गया ताकि वो अमेरिका के विरुद्ध न बोले, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। वहाँ से वो सूडान भाग गए ओसामा बिन लादेन अपने परिवार को लेकर के, और सूडान से भी वो अमेरिका के विरुद्ध अपनी नीति को कायम किया। लेकिन सूडान में भी सूडान को पे भी अमेरिका द्वारा दबाव बनाया गया और अंततः सूडान छोड़ करके इन्हें अपने पत्नी और कुछ पुत्र के साथ अफ़गानिस्तान में आना पड़ा। माना जाता है कि जब अफ़गानिस्तान में आया तो इनका बड़े पैमाने पर स्वागत किया गया और तालिबान लड़ाके इनके साथ हो गए। और इनके साथ होने के बाद ये 1996 की घटना है जब ये दोबारा अफ़गानिस्तान में आते हैं। तालिबान ये जो आए अफ़गानिस्तान में तो अपने 10 बच्चे और 3 बीवियों को लेकर के आए थे 1996 में। 1996 के बाद 1998, 1999, 1998 में अमेरिका के विरुद्ध कई जगह बमबारी किए, जिसके चलते 1999 में अमेरिका का जो खुफिया एजेंसी है FBI है, लादेन को 10 सबसे लक्षित आतंकवादियों की सूची में रख दिया। और इस तरह से वो अमेरिका अब अफ़गानिस्तान की ओर फिर से अपने ध्यान को, अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए तत्पर हो गए और बार बार ओसामा बिन लादेन को पीछा करते रहा। और 2011 में करीब उसकी मौत हो गया, उसको मार दिया गया अमेरिकी खुफिया एजेंसी के द्वारा। लेकिन यहाँ भी ये तालिबान की जड़ें अभी कायम हो ही रहा था, कायम था। और इस दरमियान जो है 9/11 का जो घटना हुआ उसके बाद लगभग माना जाता है 2001 के करीब अमेरिका अफ़गानिस्तान में प्रत्यक्ष रूप से अपना बेस अड्डे बनाने लगे ताकि ओसामा बिन लादेन को पीछा करते रहे, उसको पराजित किया जा सके। ओसामा बिन लादेन तो मारा गया, लेकिन तालिबान अभी भी कायम थे और काफ़ी शक्तिशाली होते जा रहा था तालिबान के बारे में कुछ बात करें। आखिर ये शब्द कहाँ से निकला, इसका अर्थ क्या है। जैसा कि उद्देश्य हम पहले ही बता दिए कि इनका उद्देश्य एक ही है कि ये शरीयत के नियम के अनुसार अपनी शासन प्रणाली को कायम करे अफ़गानिस्तान में, और उसके अनुसार वो विश्व से रिश्ता जोड़े। लेकिन तालिबान का अर्थ माना जाता है कि ये विद्यार्थी होता है तालिबान का अर्थ, और ज्ञानार्थी या विद्यार्थी। ये सुन्नी कट्टरवादी है, इसलिए इसको सुन्नी तालिबान भी कहा जाता है। सुन्नी मुसलमान के जो 2 वर्ग हैं उनमें सुन्नी संप्रदाय से संबंध रखते हैं, जिसके चलते इनको सुन्नी कट्टरवाद भी कहा जाता है। तालिबान जो है वो उस समय जब मुजाहिदीन का लगभग समाप्त हुआ, ओसामा बिन लादेन चले गए, तो उस समय अरब द्वारा भी इनको सपोर्ट किया जा रहा था माना जाता है। और अरब द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था ताकि जो इस्लाम की शिक्षा है इनके माध्यम से उनका प्रसार किया जा सके। और ऐसा माना जाता है कि जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान में जो तालीम दी जाती है तो उसमें तालिबान का योगदान था, और यही शरीयत के बारे में पढ़ाया जाता है। तो तालिबान का एक ही मूल उद्देश्य है कि वो शरिया कानून को लागू करे अफ़गानिस्तान में। लेकिन इस शरिया कानून को लागू करने के पीछे विरोध क्यों है, क्यों वर्ल्ड जो है इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है, तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके पीछे ये बताया जाता है कि ये शरिया के अनुसार जो समय में 1996 से 2000 के करीब 2001 के करीब तालिबान का अफ़गानिस्तान पे अधिकार भी था, तो शरिया के नियम के अनुसार जो वहाँ कानून लागू कर रहे थे, इसके तहत काफ़ी आधुनिक सभ्यता के उलट
ये कानून इस तरह से लागू कर रहे थे जैसे कि महिलाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना, महिलाओं को खुली शिक्षा नहीं देना, महिलाओं को नौकरी नहीं देना, महिलाओं के ऊपर पूरी तरह से बुर्का से वो जो कपड़े होते हैं पूरी तरह से ढके होना चाहिए, वो बाहर नहीं निकल सकती है जब तक उनके साथ कोई पुरुष ना हो। तो इस तरह के कानून वहाँ लागू किया गया था, जिससे विश्व समुदाय भी उससे काफ़ी अचंभित थे। और यही हुआ। फिर ओसामा बिन लादेन समाप्त होने के बाद तालिबान जो है अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अब अमेरिका से ही उलझ पड़े और अमेरिका तालिबान से बार बार दोनों में टकराहट हुई, कई सारे बैठकें हुई, कई सारे राउंड के सम्मेलन किए गए, लेकिन फिर भी तालिबान जो है प्रत्यक्ष रूप से अफ़गान सरकार के साथ मिलकर सरकार में भागीदारी के लिए समर्थन नहीं बने। और इसके पीछे बताया जाता है, जैसा कि बताया गया था, माननीय डोनाल्ड ट्रंप भी बताए थे कि अफ़गानिस्तान को जीतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल ये है कि हमें लगभग 1 से 1.5 करोड़ आदमी को वहाँ समाप्त करना पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण है। जो बाइडन भी बताए थे कि जब तक अफ़गानिस्तान के लोग नहीं चाहेंगे तब तक जो है अफ़गानिस्तान को नहीं जीता जा सकता है, क्योंकि इसके पीछे क्या कारण था ये हम पहले ही बता चुके हैं कि तालिबान जो है वहाँ के लोगों के बीच रहते हैं और जिसके चलते उस पर पूरी तरह से अटैक नहीं अटैक नहीं हो पाता है। तो यही आज की घटना, इतना ही पे हम समाप्ति देते हैं। इसके आगे फिर जैसे जैसे वहाँ परिस्थितियाँ बनेंगी, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से मतलब वहाँ उसमें परिस्थितियाँ जो बनी उसके लिए कौन जिम्मेदार हैं, कितनी जिम्मेदारी है किसकी। और तालिबान वर्तमान समय में काबुल पर अधिकार कर चुका है और एक तरफ तो विश्व को समुदाय को संदेश देना चाह रहे हैं कि वो उस तरह का रुख नहीं अपनाएंगे जिससे विश्व समुदाय को किसी तरह का आहत हो, लेकिन दूसरी तरफ कुछ कुछ उदाहरण मिलना प्रारंभ हो चुका है। जैसे कि पिछले दिन एक रिपोर्टर जो बता रही थी कि उनको ऑफिस नहीं जाने दिया, इसलिए ऑफिस नहीं जाने दिया क्योंकि वो महिलाएं हैं और उसी के जो दोस्त थे जो उसी ऑफिस में काम कर रहे थे पुरुष, उनको ऑफिस जाने दिया। धन्यवाद।